हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू द्रोणाचार्य आईएएस। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो पहला आर्टिकल आया है दैट इज रिलेटेड टू द ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जज, जो बहुत ज़्यादा अभी कंट्रोवर्शियल हो गया है। इट इज़ रिलेटेड टू द ट्रांसफर ऑफ जस्टिस यशवंत वर्मा, जिन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किया गया है बाय द कॉलेजियम। एंड आपको पता है देयर इज अ कॉलेजियम सिस्टम 3 जजेस केस के बाद रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट एंड योर ट्रांसफर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। ठीक है, उन्हीं का डिसीजन इस लीग में फाइनल माना जाता है। और ये आपका पूरा स्टैटिक पोर्शन से है, जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफर के लिए कितने जजेस होते हैं। और राइट, कॉलेजियम में जैसे अपॉइंटमेंट में आपकी 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस और सीजीआई होते हैं कॉलेजियम में, इसी तरीके से आपका अपॉइंटमेंट है, ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस है, उसमें द प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ जजेस इंक्लूडिंग दी सीजीआई। ठीक है, देयर इज जो आपका पूरा स्टैटिक पोर्शन से रहता है। यहाँ पर इशू इसीलिए क्रिएट हो रहा है बिकॉज उनका जो ऑफिशियल रेजिडेंस है वहाँ के स्टोर रूम से हाफ बर्न्ड कैश करेंसी के नोट्स मिले हैं। ठीक है, तो उसके बाद से अब ये चीज़ काफ़ी न्यूज़ में आ गई है कि क्या वो इन्होंने किसी मतलब कोई करप्शन के चलते या किसी केस के चलते वो मनी इकट्ठा की है, किसकी नहीं है। उसके चलते सीजीआई ने, जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बिठा दी है। लेकिन उसके बावजूद जो ट्रांसफ़र किया था कॉलेजियम ने, वो पूरा का पूरा चैनलाइज हो गया है। दे आर सेइंग कि ट्रांसफ़र प्रोसेस पूरा होगा। अब देखिए, इसी के रिलेटेड एक और आर्टिकल आया है आपका, पहला ये भी डिस्कस कर लेते हैं साथ ही। जो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के ऊपर जो धनखड़ हैं हमारे, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट हैं जो इंडिया के, उन्होंने बोला है कि जो एनजैक था दैट वाज कंपैरेटिवली वे टू ईजियर, जिसके अंदर इनकी अकाउंटेबिलिटी को ज़्यादा इजीली चेक किया जा सकता था। ठीक है, एंड नाउ ही इज रिकमेंडिंग द वर्क ऑफ करंट सीजीआई, कि उन्होंने जिस तरीके से पूरे मामले में एक्शन लिया है वो सही है, वो कमेंडेबल है, वो बहुत अच्छा है। लेकिन नाउ ही इज टेलिंग आउट कि राज्यसभा के जितने भी एमपीज और एमएलए जो एमपीज हैं उनके साथ मीटिंग बिठा के ये चीज़ कंसिडरेशन में लेकर आनी पड़ेगी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को फिर से रिकंसिडर किया जा सके। ऑल राइट, तो आपको बता दें, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन इट वाज बैक इन 2014 जब एक स्पेशल अमेंडमेंट के थ्रू ऑल टुगेदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई थी। कौन सी थी ये आप मुझे बताएंगे कि कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू एनजैक को ऐड किया गया था। लेकिन लेटर ऑन इट वाज रिलेटेड टू बिकॉज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशरी, और इसके अंदर आपके सेंट्रल मिनिस्टर्स को इन्वॉल्व कर लिया गया था। तो जुडिशरी ने इसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था, बेयरिंग कि जो इट विल इम्पोज दी व्हील बैलेंस जो है हमारा, तीनों टायर्स के बीच में जो बैलेंस है उसको कहीं ना कहीं डिसरप्ट कर देगा और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को होल्ड कर रहा है। तो इट इज़ अगेन अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसीलिए उन्होंने एनजैक को क्या कर दिया था, डिलिमिटाइज। ठीक है, उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। उसी के ऊपर पूरी की पूरी डिबेट अब फिर से स्टार्ट होने की बात हो रही है कि एनजैक को वापस कंसीडर किया जा सके, कि जिस तरीके के केसेस आपके अकाउंटेबिलिटी के इश्यूज जो जुडिशरी में आ रहे हैं फिर वो नहीं आएंगे। ठीक है, इसी से रिलेटेड देखिए आपके पेपर जहाँ पर ये जा रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट, वहाँ की बार एसोसिएशन ने स्ट्राइक करने का फैसला ले लिया है। और उन्होंने ये कहा है कि अभी तक जो ये जस्टिस वर्मा हैं, इन्होंने जितने भी अपनी जजमेंट्स दी हैं बीइंग इन द ऑफिस, उसके ऊपर उनको स्ट्राइक डाउन किया जा सके। बिकॉज तभी और सिर्फ तभी लोगों का विश्वास जो है वो फिर से वापस जुडिशियल सिस्टम के लिए आएगा, पब्लिक फेथ फिर ही इंश्योर हो सकेगा। ठीक है, तो नो डंपिंग ग्राउंड। बार एसोसिएशन के लोगों का मानना ये है दैट द सुप्रीम कोर्ट माइट नॉट बी एबल टू क्लेम मोरल हाई ग्राउंड, राइट। तो दे आर सेइंग आफ्टर हैविंग कंसीडर्ड द एंटायर रिपोर्ट विच वाज बीइंग अपलोडेड ऑन द वेबसाइट, इसके बाद एसोसिएशन रिजेक्ट्स हिज रिप्लाई एंड रिटेरिएट्स दैट अप्रोप्रिएट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनके खिलाफ होनी चाहिए, या तो ये रिजाइन कर दे या फिर ये मामला ईडी या सीबीआई के द्वारा पूरा का पूरा जांच का विषय बन जाए। ठीक है, और तब तक के लिए इन्होंने जितनी भी जजमेंट्स पास की हैं बीइंग एज द जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, उन सबको स्ट्राइक डाउन करके उनके फैसले को एक बार फिर से रूल आउट किया जाए कि किस तरीके से उसके अंदर कोई फेयर एंड फेवर के केसेस इन्वॉल्व हैं क्या। ऑलराइट, उसके बाद दूसरी तरफ इसके ऊपर अगेन पेटिशन जो है वो एफआईआर चाह रही है जज के केस के ऊपर। मतलब आप ये मान सकते हैं कि एक ऐसा इशू आ गया है सामने
पब्लिक डोमेन में, जिसकी वजह से जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी, जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल खड़े हो गए हैं। ऑलराइट, क्योंकि एक पूरा भरा कमरा जिसके अंदर आधे जले नोट मिले हैं और वो पूरा सरफेस हुआ है, अब उसके ऊपर क्या किस तरीके से चीज़ें कमेटी के रिकमेंडेशंस में सामने आ रही हैं, इंक्वायरी कमेटी के द्वारा दी जा रही हैं, वो चीज़ देखने लायक है। लेकिन येस, समथिंग इज़ देयर जो बिलो द बेल्ट जाके चीज़ें हुई हैं, उस चीज़ के ऊपर ही यहाँ पर सारे सवाल उठ रहे हैं। ठीक है, दूसरी तरफ यहाँ देखिए डेलीगेशन आया है 5 डे विजिट टूवर्ड्स इंडिया एंड इट इज़ एन अमेरिकन डेलीगेशन, जिसके अंदर आपके जो ब्रेंडन लिंच हैं, जो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो आए हैं। ऑलराइट, और ये उस समय पर हैं जब जुलाई अप्रैल 2 जब रिटेलिएटरी टैरिफ्स जो यूएसए ने बोला हुआ है वो एक्शन में आ जाएंगे। ऑलराइट, तो इस चीज़ के चलते बायलैटरल ट्रेड की जो बात भारत हमेशा से करता आया है कि दोनों देश आपस में बायलैटरल ट्रेड को सुलझा सकें, उसके बारे में ज़्यादा चीज़ें जो हैं शायद कंसिडरेशन में आ जाएं, उसके ऊपर बातचीत ज़्यादा अच्छे से हो, कि डिटेल में पूरा होलिस्टिक वे में हो जाए कि किन चीज़ों के ऊपर किस तरीके से टैरिफ रेट रहने वाला है, उसी की उम्मीद की जा रही है। देखिए यहाँ पर यही लिखा हुआ है, रीड आउट आर्टिकल है, इंडिया यूएस ट्रेड जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज को मिला के $200 बिलियन तक का है, जिसके अंदर जो ट्रेड डेफिसिट है वो भारत के फेवर में है। ठीक है, और इसीलिए ऑल इन पॉडकास्ट के अंदर जो लास्ट वीक भी हुआ उसके अंदर भी हमने देखा that you have 1.54 billion and you brag to us how amazing your economy is. Why won't you buy a bushel of our corn? So adding, so farmers can't go to India, but Indian farmers can come at us. All right, तो ये चीज़ सिमिलर मैनर में है कि आपके जो यूएसए है वो बोल रहा है कि इंडिया जिस तरीके से रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाता है, इतने हाई टैरिफ्स, वो यूएस के फेवर में नहीं है, इसीलिए उन्होंने जो टैरिफ रेट है उसके बढ़ाने की बात की है। राइट, तो दैट इज़ हाउ इट इज़ हैपनिंग अराउंड। ठीक है, अब इस रिप्रेजेंटेटिव जो ये पूरी मीटिंग है, इसके बाद किस तरीके से चीज़ें होंगी वो देखने लायक रहेगा कि क्या क्या इसमें से रिजल्ट्स निकल कर आते हैं। ऑलराइट, एक स्टडी के दौरान पाया गया है कि आपकी जो क्लाउड बैंड इन्फ्लुएंस मूवमेंट्स हैं, जिस तरीके का आपका क्लाउड का बैंड होगा वही उसकी मूवमेंट और डेंसिटी ऑफ रेनफॉल को जो है वो क्या करेगा, इंडियन मानसून की रेंज को जो है हैम्पर करता है। आईआईएससी स्टडी के द्वारा ये पाया गया है। सी क्लाउड बैंड है क्या, नियरली मतलब कॉन्टिन्यूस जो क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है, जैसे क्लाउड के ऊपर क्लाउड बनता है, वो की रोल प्ले करता है कि किस तरीके की डेंसिटी होगी, वेट स्पेल्स कितने रहने वाले हैं मानसून में, बिकॉज इंडियन मानसून हैज़ ऑलवेज बीन अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन, जिसके अंदर हर बार कुछ नया एडवांसमेंट मिल जाता है। सो नाउ सी दी स्पेल्स आर कंट्रोल्ड बाय दी बोरियल, just a second, these spells are controlled by boreal summer intra-seasonal oscillations, also called as monsoon intra-seasonal oscillations, which also bring cloud band from equator over Indian subcontinent, putting an end to the dry spell. So the duration of wet spell is determined by the size and the strength of the cloud band. ठीक है, तो जिस तरीके का आपका क्लाउड बैंड रहेगा और क्या उसकी स्ट्रेंथ है, उसी के हिसाब से डिटरमिन होता है कि वो कितना आपका आउटशेल रहने वाला है। ऑलराइट, उसी से रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल आया हुआ है। इट इज़ अ केस स्टडी रिगार्डिंग इंडियन मॉनसून विच यू कैन रिलेट टू जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 3। ठीक है जी, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आया है दैट इज़ फ्रॉम हेयर। कल 24 मार्च के दिन वर्ल्ड टीबी डे था, उसके ऊपर इंडिया ने 10,000 टीबी सैंपल्स की सीक्वेंसिंग कर ली है। ठीक है, इंडिया वन ऑफ द अल्टरकेटिंग कंट्रीज़ है जहाँ पर टीबी का रेट जो है वो बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाता है। सी यहाँ पर आपके सामने स्टैट्स भी दिए हुए हैं। इंडिया में लगभग 28% नए केसेस हैं जो टीबी के देखे गए हैं। ठीक है, लेटेस्ट एस्टिमेट्स के हिसाब से 2022 के अंदर 1990 केसेस हैं पर मिलियन पॉपुलेशन के ऊपर, जो 2015 के मुकाबले कम है, लेकिन WHO के हिसाब से ज़ीरो करने का मतलब होता है कि पर मिलियन के अंदर नंबर ऑफ केसेस कम हो जाए। ठीक है, इंडिया के अंदर जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो अभी भी अलार्मिंग है, और ये वो केसेस हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं। आपके जो अनरजिस्टर्ड है या जो लेटेड टीबी के केसेस हैं वो अभी भी प्रॉब्लमेटिक हैं, वो अभी भी सामने नहीं आते हैं। ठीक है जी, उसके बाद देखिए यहाँ पर कहा गया है, here it is, one of the 10,000 sample sequence as part of the DPT project, यहाँ पर 7% जो है वो रजिस्टर है
टू सिंगल ड्रग। मतलब जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो है ड्रग रेजिस्टेंस, कि जो आपकी टीबी के लिए ड्रग्स दी जाती हैं वो सिंगल, सेकेंड, थर्ड स्टेज, उसके लिए रेजिस्टेंस हो गई है भारत के अंदर, माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू है कि किस तरीके से मल्टी ड्रग जो रेजिस्टेंस है उसको केटर करते हुए टीबी को ठीक किया जा सकता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का, आपका मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के जो है उनका पूरा एक मिशन था, जिसके अंदर उन्होंने 10,000 सीक्वेंसिंग की है जीनोम्स की, ताकि वो बेहतर पता कर सके कि किस तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है और क्या रीज़न है यहाँ पर इतने बिग अमाउंट के अंदर टीबी पेशेंट्स के होने का, ठीक है। उसके बाद एंटी टीबी कैंपेन विल बी एक्सपेंडेड टू ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, ये अलग न्यूज़ आ रही है। नाउ हेयर इट इज़, IUS सागर नाम से एक ऑल टुगेदर नई इंडियन अफ्रीकन एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट की गई है इंडियन नेवी के द्वारा, ठीक है। सी हेयर इट इज़, इंडियन ओशन रीजन के अंदर, ताकि क्योंकि जिस तरीके से पायरेसी के इश्यूज आ रहे हैं, हाउदी रिबल्स जो यमन में हैं वो अटैक कर रहे हैं, तो जो ये कंसर्न्स अभी ग्रो कर रहे हैं उसके चलते इंडियन नेवी और अफ्रीका की कंट्रीज़ आपस में एक्सरसाइज प्रोड्यूस कर रही हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं, ठीक है, with announcement of mutual holistic and advancement of for security across the regions, that is महासागर, जो अभी उन्होंने रिसेंट विजिट के दौरान कहा है मॉरिशस की। तो ये एक इनिशिएटिव है IUS सागर एंड एक मई, सी हेयर इट इज़ गिवन। आपकी जो IUS सागर है वो एक इनिशिएटिव है कॉन्टिन्यूड कोऑपरेशन का, INS सुनैना उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। एंड आपकी प्रेफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर और फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन इंडियन ओशियन के तौर पर जो है भारत की नेवी स्टार्ट करेगी, इसके अंदर रहेगी हमेशा के लिए, ठीक है। आई वॉज जस्ट लुकिंग आउट फॉर समथिंग, इट इज़ गिवन ओवर हेयर, यस, यहाँ पर देखिए आपकी IOR जो है वो कंबाइंड क्रू ऑफ इंडिया एंड 9 फ्रेंडली जो आपकी फॉरेन कंट्रीज हैं, दैट इज कोमोरोस, केनिया, मेडागास्कर, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल्स, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका, ये सारे देश आपस में कोशिश कर रहे हैं महासागर इनिशिएटिव के लिए, दैट इज कि एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ और सबके लिए सिक्योरिटी और म्यूचुअल और होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाए, ठीक है। तो इन द पास्ट डेकेड इंडियन नेवी जो है वो एक्सटेंसिवली कोलैबोरेट कर रही है इंडियन ओशियन के अंदर सभी स्मॉल नेशंस के साथ, ताकि वो ग्रोथ ऑफ ऑल की तरफ, सागर इनिशिएटिव और महासागर इनिशिएटिव की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को कंट्रीब्यूट करता हुआ देख सके, ठीक है। तो आपको ये एक्सरसाइज का नाम याद रखना है, दैट इज़ IUS सागर। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज सेंटर जो है वो कंसर्न है, क्योंकि शेयरिंग जो आपके ऑर्गन ट्रांसप्लांट डाटा है उसको शेयर नहीं करती हैं आपके हॉस्पिटल्स, और वो चीज़ एक कंसर्निंग एस्पेक्ट बन सकता है बिकॉज उसकी कोई भी क्रेडेंशियल डिटेल सेंटर के पास नहीं है। उसी से रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल आया हुआ है, अंडर दी सी हेयर इट इज़ गिवन दैट here it is, the National Organ and Tissue Transplantation Organization which functions under the Directorate General of Health Services, उन्होंने इंटरवेंशन कहा है कि जल्द से जल्द सभी जो हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर भी ट्रांसप्लांटेशन होता है वो अपने डाटा स्टैट्स को क्लियर करें कि कितने नंबर ऑफ आपके ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए हैं, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा मामला है इट इज़ रिकॉर्डिंग जो है सेक्शन 13D of the Transplantation of Human Organ and Tissue Act 1994, NATO is entrusted with the statutory responsibility of establishing and maintaining a national transplant registry, ठीक है। तो इस सेक्शन की जो ये एक्ट है हमारा नोटो एक्ट, उसके हिसाब से पूरी की पूरी एक रजिस्ट्री इसेंशियल है जहाँ पर ये पता लग जाए कि कहाँ पर कितनी ट्रांसप्लांटेशन हुई है और कौन से ऑर्गन की, जो एक तरीके से हमारा ग्रोथ चार्ट भी होगा और जिसके अंदर जो एथिकल कंसर्न्स हैं वो कम से कम देखने को मिलेंगे, ठीक है, ताकि एक बेहतर रजिस्टर के तौर पर रखा जा सके कि देश में किस तरीके से एडवांसमेंट हो रही है। ऑलराइट, उसकी दिशा में ये आपका पूरा का पूरा आर्टिकल आज आया हुआ है। नाउ सी टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट के अंदर अगेन जो आर्टिकल आया है दैट इज रिलेटेड टू DNA, सी हेयर इट इज गिवन, व्हाई व्हाट आर द DNA पॉलीमॉर्फिज्म एंड हाउ डू दे डिफरेंशिएट बिटवीन पीपल। इस यहाँ पर आपको पूरा ये आर्टिकल पढ़ने के बाद एक तरीके से साइंस का ये इस तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से DNA के अंदर फंक्शनिंग होती है। तो हमें नॉर्मली पता है कि DNA जो है वो आपका डबल स्ट्रैंडेड मैकेनिज्म है जो आपका जीन कैरी करता है, बेसिकली क्रोमोसोम्स कैरी करता है।
एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर जनरली 23 क्रोमोसोम्स का सेट होता है, ठीक है, सेट इन द सेंस टोटल 46 होते हैं, 23 फ्रॉम द मदर साइड, 23 फ्रॉम द फादर साइड, और उसी के अंदर आपके जीन्स आते हैं जिसके अंदर जो बेसिक यूनिट है दैट इज डीएनए, जहां पर आपकी जो इनहेरिटेड मटेरियल है वो सारा का सारा आता है, ठीक है। जो पेरेंटल डीएनए हम बोलते हैं कि ये अपने पापा पे गया है या मम्मी पे गई है, वो जो चीज़ आती है वो उस जीनोम के अंदर ही आती है, ठीक है। तो ये जो डीएनए है ये आपका डबल स्टैंडर्ड है जो बेसिस से बना हुआ है, सी इट इज गिवन हेयर। शॉर्ट टेंडम रिपीट्स होते हैं आपके डीएनए। प्रोफाइलिंग किस चीज़ से शुरू होती है? दीज आर जनरेटेड यूजिंग पॉलीमॉर्फिज्म इन पार्ट्स ऑफ डीएनए कोल्ड शॉर्ट टेंडम रिपीट्स। थोड़ी थोड़ी दूर के बाद कुछ एक एसटीआरस लिए जाते हैं जिसके अंदर आपके 4 बेसिस हैं, एडनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। ये आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करते हैं। इन बॉन्ड्स के थ्रू ये चीज़ क्लियर होती है कि किस तरीके से दीज एंटी पैरेलल मीन्स ये जो है एक दूसरे के स्टैंड में होते हैं। और जब हम शॉर्ट टेंडम रिजीम्स कुछ टाइम के लिए कलेक्ट करते हैं, वहाँ से केस स्टडीज उठाते हैं कि हाँ पर्टिकुलरली आपका फिर उसका एक बॉक्स बनता है जिससे पता लगता है कि इस पर्टिकुलर इंसान के डीएनए में किस तरीके से प्रोफाइलिंग हुई है। 99% तक आपका पेरेंटल डीएनए मिल सकता है, 100% मैच किसी का नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ओनली मोनोजाइगोटिक जो ट्विंस हैं सिर्फ उनके एग्जैक्ट सेम डीएनए फिंगरप्रिंट्स हो सकते हैं, एल्स और अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो ये फिंगरप्रिंट जो है वो आप टीथ से, बोन से, ब्लड, सीमन सैंपल, बाल से, कहीं से भी आप इसको कलेक्ट करके पूरी बॉडी के प्रोफाइल स्ट्रक्चर को पता कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर इंसान के अंदर इस तरीके से डीएनए वर्क करता है, ठीक है जी। उसके बाद वहीं से आपका फिंगरप्रिंट होता है, वहीं से आपकी आइडेंटिटी कैरी आउट होती है जो आपके अलग अलग केसेस के अंदर सॉल्व की जाती है, जिसमें क्राइम सीन के ऊपर हुए कोई भी ट्रेसेस जो आपको मिलते हैं, जो स्पेसिफिकली यहाँ जिक्र जिस चीज़ का हुआ है दैट डीएनए फिंगरप्रिंट जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है उसमें तो मदद करता ही है, ऑल्सो एक्सपर्ट्स इसको यूज़ करते हैं ड्यूरिंग दी ऑर्गन डोनेशन, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये स्टेबल है इसीलिए हज़ारों साल पुराना डीएनए भी रिकवर करने के बाद पता किया जा सकता है कि किस तरीके से वहाँ पर उस टाइम पर ऑर्गन्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते थे, ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। और काफ़ी ऐसे कोल्ड केसेस जहाँ पर कोई एविडेंस नहीं मिलता है, वहाँ पर आपकी स्पेसिफिकली ये जो डीएनए रिपोर्टिंग है ये इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज कोई भी एक हल्का सा भी आपको अगर सैंपल मिल जाता है, ब्लड स्टेन सैंपल, स्वेट सैंपल, कुछ भी, तो वहाँ से प्रोफाइलिंग करते हुए आप उसको डाटाबेस के साथ मैच करके निकाल सकते हैं कि हाँ प्रोबेबल जो कल्प्रिट है वो कौन हो सकता है, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपकी पूरी उससे रिलेटेड आई है जहाँ आपको पता लग जाएगा कि डीएनए स्पेसिफिकली आपकी किस तरीके से मदद करता है, ऑलराइट। उसके बाद बात कर लेते हैं वर्ल्ड पेज की। तो देखिए अगेन यूएस जो है वो ट्रू स्टॉक्स कर रहा है, रशिया और यूक्रेन की मीटिंग चल रही है, ठीक है, ऑन दी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फ्रॉम अटैक्स। जेलेंस्की ऑल्सो वांट्स टू सी रेलवेज एंड अभी जो बात हुई है वो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हुई है। यूक्रेन की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि रेलवेज और पोर्ट्स को भी किया जाए, ठीक है। तो अभी ब्लैक सी के ऊपर भी कमर्शियल शिपिंग से रिलेटेड पूरी बातचीत चल रही है, क्योंकि 3 साल पुराना वॉर है, तो जब ट्रूस होगा तो वो भी स्टेप बाय स्टेप होगा, वही चीज़ डिस्कशंस का टॉपिक चल रही हैं डेली, इसमें कुछ ना कुछ नया ऐड हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अटैक्स भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है दैट इज़ दिस, इंडिया और चाइना शायद फिर से हिट कर जाएं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से वेनेजुएला से जो कंट्रीज ऑयल इंपोर्ट करती हैं या गैस इंपोर्ट करती हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ्स लगाने की बात की है। वेनेजुएला विच इज़ अ कंट्री इन साउथ अमेरिका के टिप पर है, ठीक है, जिनकी मेजर जो इकोनॉमी है वो गैस और ऑयल रिजर्व्स के ऊपर ही डिपेंड करती है। वहाँ पर लेक मरकाइबो, इस तरीके से रिवर ओरिनोको वगैरह है जो हम जनरली ज्योग्राफी की क्लासेस में पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक ज्योग्राफी से आप एक बार वेनेजुएला का लोकेशन ज़रूर चेक कर लीजिएगा एटलस पर आज अपने, ऑलराइट। और वहाँ से इंपोर्ट से रिलेटेड ये पूरा मामला है, तो इट इज़ जस्ट अ रीड आउट आर्टिकल जहाँ आपको देखिए मैंने पहले भी बताया है वर्ल्ड पेज पर जो भी न्यूज़ होगी मेजर प्राइम फोकस आपका रहना चाहिए एटलस की तरफ, कि वो लोकेशन आप ज़रूर एक बार देख लें, ठीक है जी। उसके बाद फिर आप उसके प्रोज एंड कॉन्स को समझने की कोशिश करें अगर वो भारत के साथ रिलेटेड रिलेशंस में है तो। जैसे यहाँ पर सीधा इम्पैक्ट इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर पड़ेगा या नहीं, वो किस तरीके से वेरी करेगा, उस चीज़ से रिलेटेड चीज़ें देखना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है,
ठीक है. So that's all from today's newspaper discussion. I hope you will like the video, and for more such informative videos, stay tuned to Dronacharya IAS. Thank you.